अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलिक मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं माइंडफुल रिफ्लेक्शन पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारी शख्सियत हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम सईद नैज साहब। तो मैं एक अशार से सर का वेलकम करूँगा। जितने भी ज़माने से मुझे इज़्ज़त मिली, सब बाय से उस्ताद मिली। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा, का हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रो करा देंगे थोड़ा सा। मैं एज अ गेस्ट तो नहीं हूँ ना, एज अ होस्ट हूँ। तो आप यहाँ पे भी मुझे मारना ना शुरू कर दीजिएगा जैसे शुक्र। स्कूल में मारते थे। तो हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रो करा दें थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद अहमद नाइश है। मैं गुलाम शबीर नाइज का छोटा भाई हूँ। पैरागॉन स्कूल के जो ओनर हैं आप सब जानते होंगे उन्हें। बिल्कुल। मैंने अपने जो एजुकेशनल करियर है वो स्टार्ट किया पैरागॉन स्कूल से। मैंने मैट्रिक जो है वो पैरागॉन स्कूल से की। बिल्कुल। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पंजाब एकेडमी कोटा से की। 2010 में मैं पास आउट हुआ वहाँ से। और उसके बाद मेरा यूटी लाहौर में एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग अच्छा किया। सर, ये बोर्ड में पंजाब एकेडमी की आपने बात किया, बोर्ड वहाँ हमने एक मरतबा पढ़ा भी है, मतलब दो तीन मरतबा हमारी आंखों के सामने गुजरा है। आप बोर्ड के टॉपर भी रहे हैं, मतलब टॉप 10 में, जैसे एक होता है ना कि उसमें भी आपका नाम आया है। तो उस टाइम आपकी क्या एक्साइटमेंट थी कि टॉप 10 में, जैसे एक बंदा होता है कि टॉप 10 में मैं आया हूँ, तो उस टाइम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 996 नंबर थे 1100 में से एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 2010 में मैं पास आउट हुआ हूँ और मैं हम्म। तकरीबन बोर्ड के टॉप 5-6 स्टूडेंट्स में मैं था उस वक्त। बिल्कुल। और ये बेसिकली अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह और सबसे आखिर में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह की मदद के बगैर, इंसान की मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, माँ-बाप की दुआएँ होती हैं हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। असातिज़ा किराम की मेहनत होती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तो शबीर साहब ने पढ़ाया है। वो उनका एक आपके साथ टीचर स्टूडेंट वाला था। मैं तो उनके पास रहता था, स्टार्ट से मैं बिल्कुल। उनके पास रहा हूँ। मेरे तो अब भी वो मतलब उनके साथ मैं वैसे ही हूँ। मुझे तो अब भी उनसे डर लगता है कि नहीं, सर का एक मतलब स्कूल में एक रोब था, जैसे एक मतलब हम वहाँ से एंट्रेंस से लेकर क्लास के जाने तक हम परेशान होते थे कि सर कभी बुला ना लें, कोई पनिश ना कर दें। बस उनके माइंड में जब भी आता था कि जो भी स्टूडेंट इधर आए, भाई आपका रिजल्ट कैसे आया है, कब आया है, क्या टर्म में मार्क्स आए हैं। तो मतलब एक डर सा रहता था पूरे स्कूल में जब तक छुट्टी नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में अगर टीचर स्टूडेंट का जो गैप है ना, वो हमेशा गैप अगर बरकरार रहे बिल्कुल। तो टीचर स्टूडेंट के दरमियान वो रिस्पेक्ट का जो है वो रिस्पेक्ट भी रहती है। उसके अलावा वो डर तो बेसिकली यही होता है कि वो रिस्पेक्ट होती है कि कहीं बिल्कुल पे ऐसा है, उस्ताद बिल्कुल। की बेअदबी हमसे ना हो जाए। बिल्कुल। तो वो यही था। आजकल के मैंने बहुत सारे असातिज़ा को देखा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो असातिज़ा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ काफ़ी फ्रैंक था। तो इसलिए वो फ्रैंकनेस में जो है वो फिर लिमिट्स क्योंकि नहीं रहती, वो मतलब लिमिट्स अगर रहें भी तो फिर वो एक डर वाला जो एक होता है फैक्टर वो नहीं रहता। बिल्कुल। क्योंकि उस्ताद शबीर साहब के साथ जब भी मतलब मैं तो उनके घर में रहता हूँ, अब तो माशाल्लाह उनके साथ मेरी अच्छी फ्रैंकनेस है। उसके अलावा अगर आप उनसे मिलें तो आप तो अब भी वैसे ही मिलेंगे जैसे आप बिल्कुल। उस वक्त बिल्कुल मिलते ऐसे होते है, थे। और उसी तरह तो इज्जत क्योंकि उनके एहतराम। साथ आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए वो एक गैप आज भी बरकरार है, तो जिसकी वजह से वो मतलब डर वाला जो फैक्टर है वो आज भी कायम है। अच्छा सर, ये मतलब इंटर में आपकी टॉप 10 में पोजीशन आई, उसमें उसके बाद आपने क्या गोल सेट किया होता? गोल पहले से सेट किया हुआ था या वहीं जाके सेट किया या? असल में मैं तीसरी क्लास से शबीर साहब के पास रह रहा हूँ। मतलब मैं मेरे वालदैन भी यही हैं। बिल्कुल ये ऐसा है। और उनकी जो बेगम साहिबा हैं, वो भाभी भी बिल्कुल। हैं, मेरी वालदा भी हैं। मुझे उन्होंने बिल्कुल। पाला है। उन्हें उन्हें ही मतलब उनकी मेहनत है, उनकी दुआएँ भी हैं, मेरे अपने वालिदैन की दुआएँ भी हैं। बिल्कुल। तो मैट्रिक के बाद जैसे मैट्रिक का मतलब हमारे एग्ज़ाम हुए तो उसके बाद ऑब्वियसली स्टूडेंट तो मैं बहुत अच्छा था कि बिल्कुल। रिज़ल्ट का इंतज़ार तो नहीं करना था कि रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद बिल्कुल। एडमिशन के बिल्कुल। बारे में सोचेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, कारवा बुक सेंटर के सामने खड़े थे। शबीर साहब मुझे पहले घर में ही मनाते रहे कि आपने एमबीबीएस करनी है, बस आपने डॉक्टर बनना है। बस आप डॉक्टर ही वो बनना बेसिकली है। वो ये बात नहीं करते थे कि यार आपने बायो रखनी है, वो कहते थे कि आपने डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। बेसिकली ये गोल आपका वहां से सेट होता है। बिल्कुल। अब मुझे अच्छी तरह याद है, ये कारवा बुक सेंटर के सामने खड़े थे, मुझे कहते डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सोच लो। अब
मैं कहूँ भाई वो ये नहीं पूछ रहे कि मैथ रखना है या बायो रखना है, वो बायो कहते हैं कि रखना आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने इंजीनियर बनना है। हम्म, और वहाँ से मतलब वो मुझे काफ़ी देर मुझे वो करते भी रहे कि आप एमबीबीएस कर लो, आप बायो रख लो। मैंने कहा क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6th क्लास से ऑनवर्ड मैट्रिक तक मेरे मैथ में कभी नंबर कम नहीं आए थे और मेरा मैथ बहुत अच्छा था। बायो भी अच्छा था, लेकिन ये है कि मैथ क्योंकि ज़्यादा अच्छा था तो मैं मैथ में परस्यू करना चाहता था। हम्म, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने इंजीनियर बनना है। तो उन्होंने वहीं पे वो कारामबंग सेंटर पे गए, वहाँ पे जनाब उन्होंने वो पेज लिया, वहाँ से उन्होंने पेंसिल से जनाब लिखा मैथ बायो, मैथ को एरो लगा के किया जी यूटी लाहौर, बायो को एरो लगा के किया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। बस। बस उन्होंने कहा अगर मैथ में आपका यूटी लाहौर में एडमिशन ना हुआ तो मैंने नहीं पढ़ाना, अगर बायो में आपने रखनी है और किंग एडवर्ड में एडमिशन नहीं होना हुआ तो मैंने आपको नहीं पढ़ाना। बेसिकली ये गोल सेट करवा रहे बिल्कुल थे वो मुझसे बिल्कुल। कि अगर मैं मैथ रखूं तो मैं इस लेवल तक मेहनत करूं, इतनी डिटर्मिनेंट मतलब हो के बिल्कुल कि मेरा यूटी लाहौर में मैं अगर उसको अपने जहन में रखूंगा तो अगर यूटी लाहौर में नहीं तो यूटी टेक्सला में मेरा एडमिशन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं माइंड में ही एक मतलब छोटा डिपार्टमेंट रखूंगा, छोटा इंस्टीट्यूट रखूंगा तो बड़े तक फिर वो बेसिकली गोल आपका बड़ा होगा। अगर आपका बिल्कुल गोल बिल्कुल बड़ा होगा तो उसके हिसाब से फिर आपकी चीजें जो है वो आप अचीव करते जाते हैं। वो बिल्कुल। गोल तो शुरू से ही सेट था, बेसिकली गोल मैंने क्या सेट किया, वो शबीर साहब ने सेट किया। तो वो सही है। उनकी मेहनत भी थी, उसके बाद मेरी मेहनत भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। लकीली मेरे फर्स्ट ईयर में 468 मार्क्स थे एफएससी में और सेकंड ईयर में भी 468 मार्क्स थे, दोनों में सेम माशाल्लाह। थे। और शबीर साहब मुझे अक्सर कहते होते थे फर्स्ट रिजल्ट के बाद मुझे कहते मुझे लगता है कि तुम्हारे सेकंड में 468 आएंगे और उतने ही आए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा सर, वहाँ पे यूआईटी लाहौर में आपने कौन से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया? मतलब वहाँ पे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। मुझे बेसिकली शौक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल। हाँ जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था। हम्म, बेसिकली शौक इन अ सेंस ये था कि क्योंकि यहाँ पे इतनी कैरियर काउंसलिंग उस वक्त में नहीं होती थी। बिल्कुल अब तो बिल्कुल। खैर काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हो गया, मतलब हम्म, डिपार्टमेंट्स भी ग्रूम हो गए हैं, या आप छोटे इंस्टीट्यूट्स देख लें, कॉलेजेस देख लें। हम्म, उस वक्त एज सच कैरियर काउंसलिंग इतनी नहीं होती थी, तो हम यही सुनते थे कि मैकेनिकल की जॉब ज़्यादा है तो बस मैकेनिकल करना है, वरना इसके अलावा कोई मैकेनिकल का मुझे वो नॉलेज वगैरह नहीं था। लेकिन यूटी लाहौर में जब मेरिट लिस्टें लगी तो 82.571 जो है वो एग्रीगेट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो लास्ट स्टूडेंट था, और मेरा मेरा जो है 82.5701 बन रहा था, यानी अच्छा। 0.001 जो है वो मेरा गैप था, वो रहता था। तो मेरा ये मैकेनिकल और इसमें। मैकेनिकल का जो आखिरी स्टूडेंट था और सिविल का जो मतलब वो था गैप था, तो बहुत मेरा कम गैप हाँ था। जी, यानी 0.001 है। तो हम्म। मेरा ये था कि ये गैप तो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि कोई भी जो लड़के होते हैं वो दो दो जगह उन्होंने अप्लाई किया होता है, तो एक डिपार्टमेंट छोड़ते हैं दूसरे में जाते हैं। लेकिन वो 3-4 लिस्टों में वो 0.001 वाला गैप नहीं फिल नहीं हुआ। हुआ, तो मैं फोर्सफुली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ गया। मेरे काफ़ी दोस्त थे वहाँ पे जो सीनियर्स भी थे, एफएससी के सीनियर्स थे, यहाँ पे मैट्रिक के सीनियर्स भी थे, हमारे स्कूल फेलोज थे। वो मुझे कहते थे कि सिविल इंजीनियरिंग अच्छी है, आप इसी को परस्यू करो। खैर मैं बड़े जो है ना वो डिसहार्ट फोर्सफुली डिसहार्ट डिसहार्ट जिस तरह बंदा होता है इस तरह मैं डिपार्टमेंट जाया करता था स्टार्ट में। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट उसमें जो है ना वो बढ़ना शुरू हुआ डिपार्टमेंट अपने सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो बस सर आप ये समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बंदा अगर सिविल इंजीनियरिंग करके आए और जॉब मिल सकती है उसे, या? हाँ जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा जो जॉब्स इंजीनियरिंग में क्रिएट होती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होती है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ये कभी भी नहीं रुक सकती, और हम्म। सिविल इंजीनियर का काम भी यही है कि उसकी कंस्ट्रक्शन है, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट जितने प्रोजेक्ट है उसमें सिविल इंजीनियर कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व है। कोई भी इंडस्ट्री बनती है, कोई भी फैक्ट्री बनती है, वो सिविल इंजीनियर का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैकेनिकल की जॉब्स भी ऐसा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं एज ए सिविल इंजीनियर अगर आज देखता हूँ तो मैं कहता हूँ सीरियसली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मैं उस वक्त ठीक है फोर्सफुली
बेसिकली मतलब ये एक, डिसीजन आपका उस टाइम का हाँ बहुत अच्छा था। बहुत बेसिकली अच्छा ये था। एक अल्लाह की प्लानिंग भी होती है। बिल्कुल वो बिल्कुल अल्लाह ऐसा है। कहता है कि एक तुम प्लान करते हो, एक मैं प्लान करता हूँ। बिल्कुल बेसिकली जो मैं प्लान करता हूँ वो अच्छा होता है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा होता है। और वो उस वक्त मेरा रिस्क यहीं पे लिखा था, अल्लाह ताला ने मुझे सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब वो मेरा रिस्क था, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे डलवाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरा जो है वो रोजगार है अच्छा अभी। सर, ये आप सिविल इंजीनियरिंग की आपने वहाँ से कौन से बैच में आप पास आउट हुए थे, और उसके बाद जॉब की क्या सिचुएशन थी? जॉब आपको ऑन द स्पॉट मिल गई थी या थोड़ा टाइम लगा उसे जॉब को सर्च करने में, उसे ढूंढने में? मैं सिविल इंजीनियरिंग 2010 से 2014 मेरा सेशन था यूटी लाहौर से। हम्म। तो उसके बाद जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई, तो हमारा एक सोच होती है हमारी, जैसे हम ग्रेजुएट होके आते हैं कि यार बस जैसे निकलूंगा जॉब हमारा इंतजार कर रही होगी, ऐसा हम्म ऐसा नहीं होता। हम्म। आपको स्ट्रगल जो है, कोशिश जो है हर डिपार्टमेंट में होती है, हर जगह आपको करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हम्म। का फरमान है, लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। बिल्कुल इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल मैं ऐसा। कोशिश नहीं करता तो वो मुझे नहीं मिलता। उसके लिए रिस्क अल्लाह का वादा है, लेकिन उसके साथ एक कोशिश का लफ्ज़ भी है कि आप जितना कोशिश करेंगे आपको मिलेगा। तो बिल्कुल मैं जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ यूटी लाहौर से, मैं घर आ गया। पहले तो मैं सोचा हुआ था कि मैं बहुत थक गया हूँ पढ़ के, मैं 2-3 महीने मैंने रेस्ट करना। तो मैं रेस्ट करते करते मुझे शबीर साहब कहते हैं यार तुम रेस्ट तो वैसे कर लो, पैरागॉन स्कूल में पढ़ा लो। अच्छा। मैं कहा ये भी ठीक है। अच्छा, मैं पैरागॉन स्कूल आ गया, उन्हीं बैचेस में मैंने आपको भी पढ़ाया। तो मैथ फिजिक्स में, क्योंकि मेरा वैसे बहुत अच्छा मैथ मेरा था, फिजिक्स वैसे सिविल इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है, तो मैं मतलब मैं पढ़ाना बिल्कुल। शुरू किया। फिजिक्स से सर जी मुझे याद आया, आई थिंक फिजिक्स का आपने टेस्ट लिया था और ब्रेक टाइम के बाद, ओए होए मेरी तौबा, यार इतना सर जी आपका हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ था, हम इतने डरे हुए उधर से ब्रेक में कुछ हमें खाने को ना मिले, और सर का जो प्रेशर के ब्रेक के बाद तो ऑटोमेटिकली हमने पेपर में लिखा ही कुछ नहीं था, हमें तो पता था कि सर ने पनिश करनी है। तो उस यार टाइम जो हमारी सिचुएशन थी ना, आप आप मैं सारी जिंदगी में आपने वैसी सिचुएशन नहीं देखी होगी। यार रफाकत होता साहब है। होते थे, इफ्तिखार भाई। होता है, असल में ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि मैंने भी उस्तादों से बड़ी मार खाई है। हम्म। वो ज़्यादा तो मैंने शबीर साहब से खाई है, शरारतों की वजह से, पढ़ाई की वजह से मैंने कभी नहीं खाई। हम्म। और इंसान अगर उस्ताद मार रहा होता तो शायद स्टूडेंट की बेहतरी यही बिल्कुल होती है। ये बिल्कुल आज ऐसा समझ है। आती है सबको, मुझे भी समझ आती है कि यार ये मैं मार ना खाता, मुझे ये मार ना पड़ती, मैं राह रास्त पे। बेसिकली एक मेच्योरिटी का लेवल होता है। बिल्कुल जब आप स्टूडेंट लेवल पे होते हैं मैट्रिक लेवल तक, तो आपका मेच्योरिटी लेवल एक और होता है। जब उससे आप आगे जाते हैं तो आपका मेच्योरिटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैट्रिक लेवल तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा इतना मैच्योर होगा कि वो कहे जी मैंने खुद पढ़ना है। खुद तो पढ़ना है ऐसा नहीं बिल्कुल। होता। वो वो चंद एक मतलब बच्चे होते हैं, हम भी देखते थे चंद एक हमारी होते हैं, क्लास उनको भी में। बेसिकली शौक होता है। बिल्कुल शौक होता है, लेकिन हर बच्चे, एक बच्चे का एक जहन होता है। और वो बच्चा, बच्चे को साफ जरे बच्चा इसलिए कहते हैं कि वो खेलने कूदने का उसको शौक होता है, उस ठीक है। टाइम खेलने में मजा भी तो तो आता है। मज़ा भी आता है, फिर फ्रेंड्स भी होते हैं, फिर घर का हम्म। एक प्रेशर होता है, फिर किताबों को सारा दिन बंदा पढ़ के आया होता है। तो वो जब तक वो मार वाला आंसर जो डर हो नहीं होगा ना, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल मैट्रिक ऐसे लेवल है तक। उसके बिल्कुल। बाद फिर जो है वो लेवल क्योंकि चेंज होता है, मेच्योरिटी लेवल भी आपका बढ़ जाता है, तो उसके बाद नहीं ऐसा। बिल्कुल ऐसा है, जैसे नाइन्थ में हमारे मार्क्स आए थे, और मुझे याद है सर शबीर साहब ने कहा है, निकम्मे स्टूडेंटों ने मार्क्स अच्छे लिए हैं, मतलब उसकी वजह यही होती है। वजह यही थी, मैं यही समझता हूँ। और उसके बाद मतलब हम थ्रू आउट चलते गए तो हमारे मार्क्स भी ऑटोमेटिकली कम आते गए, क्योंकि वहाँ पे हमने खुद को उसी सिचुएशन में ढाल लिया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है वो। जब तक एक बच्चे के जहन में डर वाला आंसर नहीं होता बिल्कुल। कि कल को मैंने टेस्ट भी देना है, कल टीचर जो है वो मुझे मारेगा, कोई थप्पड़ भी मार सकता है, कोई स्टिक भी हम्म। मार सकता है, तो वो उस वक्त तक नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जब से गवर्नमेंट वाला मार नहीं प्यार वाला है, उसके बाद रिजल्ट कम ही हुए हैं। बिल्कुल। यानी ये बच्चे को, टीचर का बच्चे को जो मारना होता है वो, कोई टीचर वो को मजा जाति नहीं आ रहा दुश्मनी होता, नहीं कोई होती। ज्यादा दुश्मनी भी नहीं होती। बिल्कुल वो बेसिकली उसको एक थोड़ा होता है कि यार उसको पुश करना है बेसिकली एक बिल्कुल स्टूडेंट को, कि यार वो इस पढ़ने की तरफ आ जाए। देखिए कभी अच्छा जो स्टूडेंट होता है पढ़ गया तो उसने, उससे तो कभी टीचर ने नहीं मारा। बिल्कुल ऐसे हमारे तो साथ जो बैठते थे वो पढ़ते थे, हाँ हम जी। निकम्मे होते थे जिस वजह से हम मार खाते थे। तो अच्छा सर जी, आप उन दिनों में टीचिंग छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद क्या मतलब क्या? असल में हुआ ये कि मैं एक दो अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में था। हम्म। मैं काफ़ी डिसहर्ट होना शुरू हो गया।
अच्छा। कि यार क्योंकि मेरे दोस्त जॉब्स वो कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग की ही अपनी, मेरी फील्ड भी सिविल इंजीनियरिंग थी, मैं टीचिंग को तो परसू नहीं कर सकता था, मैंने बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग को ही परसू करना था। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मैंने उधर जाना था। तो मैं दोस्तों के साथ कांटेक्ट में था, तो मुझे वो यही कहते थे कि यार आप वहाँ पे बैठे रहोगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हुँ, आपको लाहौर इधर आना पड़ेगा, मुल्तान लाहौर जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ बिल्कुल, पे आप बिल्कुल, आएंगे, जहाँ पे काम हो रहे हैं, जहाँ पे कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आप सीवीज ड्रॉप करोगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। बिल्कुल, तो मैं वहाँ से मैंने जो है वो, क्योंकि रेस्ट भी मेरा काफ़ी हो गया था, और बिल्कुल। फिर एक स्कूल का एक बर्डन भी होता है जब आप टीचर होते हो, तो वो लेक्चर को रीड करना वो उसे। होता है पेपर्स चेक करना, और हुँ, ये क्योंकि मैं आपको भी याद होगा कि मैं पेपर जब चेक करता था तो एक दिन टेस्ट होता था, अगले दिन पेपर मैं वापस कर देता था, तो मेरी इस बिल्कुल, वाले से बड़ी अच्छी बिल्कुल, रूटीन थी। बिल्कुल। तो मैं उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ से मैं रिज़ाइन किया, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, और जिस दिन मैं लाहौर शिफ्ट हुआ उसी दिन मेरी जॉब हो गई थी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से मैंने जॉब अपनी स्टार्ट की थी, तो उसके बाद ये देयर इज़ सर नो कमिंग बैक। प्राइवेट जॉब थी या गवर्नमेंट की जॉब थी ये स्पोर्ट्स जो? बोर्ड पंजाब जो है बेसिकली एक सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बेसिकली जो है वो प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हुँ, हुँ। ये निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम है, उसके अंदर ही प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनका, उनमें उसमें मेरी जॉब आपकी हुई। जॉब हुई थी। उसमें मेरी जॉब हुई, और कोई मुझे अच्छी तरह याद है कोई 25,000 में मेरी जॉब हुई थी। तो लेकिन वो 25,000 इस 20-25,000 से ज़्यादा अच्छा था। उसकी वजह बिल्कुल, ये है कि मेरी वो फील्ड थी, मुझे एक जो काम करने में। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो थी मेरे को, काम यार ये करने में भी मेरा, मज़ा आता होगा। हाँ कि मेरी अपनी फील्ड है, यार मैं अपनी फील्ड में तो जॉब कर रहा हूँ, हुँ। क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका अब मेरी फील्ड का ऐड होना शुरू हो गया था, वही मेरे काम आना था आगे फ्यूचर में भी। बिल्कुल। तो जब बस वो ऐसा ही है ना, जब एक आपका पैशन और प्रोफ़ेशन सेम हो जाए, जब आप एक फ़ील्ड में जा रहे हों, उससे रेलेवेंट फ़ील्ड में आपकी जॉब हो जाए, ऑटोमैटिकली बंदे को काम करने में भी मज़ा आता है। ऑब्वियसली मैं एक बिल्कुल। दफ़ा मतलब डिसऑटोनॉमी में ये शुरू हो गया कि यार मैं मतलब सिविल इंजीनियरिंग की है, ये क्या मैं उस्ताद लग गया हूँ पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग जब मेरी कंप्लीट हुई थी तो मुझे ये लगने लग गया था कि यार मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके अच्छा किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर जब मैं ऐसे 6-7 महीने में फ्री रहा, तो फिर मैं कहूँ नहीं यार ये तो फैसला मेरा ठीक नहीं था, सिविल हुँ। इंजीनियरिंग मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो सारे जॉब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं लाहौर में गया हूँ, इंडस्ट्री के अंदर गया हूँ, तो मेरी पहले दिन जॉब लग गई, तो फिर मुझे फील हुआ कि यार ये वाकई ये फील्ड बहुत अच्छी है। अच्छा सर, आजकल आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं? ये हमें थोड़ा-सा मैं बताएँगे? आजकल पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। अच्छा। हम बेसिकली इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट का जो एक था इनिशिएटिव था कि लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ, हुँ, इंडस्ट्रीज़ हुँ। जो हमारी हैं उनको दोबारा से ग्रूम किया जाए, हुँ, हुँ। उनको स्टार्ट किया जाए दोबारा से जो बंद हो गई हैं। जिस तरह हमारा तो था अभी कि गवर्नमेंट ने क्या फर्दर प्लान किया कि इंडस्ट्रीज़ को वो फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं या? हाँ जी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है कि हम मुख्तलिफ हमारे जो सिटीज़ हैं, मेन जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, हुँ, हुँ। जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहते हैं जिनको, जिस तरह फैसलाबाद है, सियालकोट है, भलवाल है, हुँ, हुँ। चूनिया है, भावलपुर है, मुल्तान है, मुज़फ़्फ़रगढ़ है, उधर हमारा शेखुपुरा है जहाँ पे आजकल मैं होता हूँ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिस तरह फैब्रिक्स है, अब ये जो फैब्रिक्स हैं ये बेसिकली हम शुरू से ही छोटे होते तो सुनते थे कि जो फैसलाबाद है वहाँ पे जो फैब्रिक्स की बड़ी फैब्रिक्स इंडस्ट्रियाँ की हैं। है, इंडस्ट्रीज़ उसके अलावा बहुत हैं। किसी किस्म ये शेखुपुरा, फैसलाबाद, लाहौर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का हब है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इन इलाकों में जो है वो गवर्नमेंट का प्लान यही है कि हम इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली, जो इंडस्ट्री है वो एक तो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। आपने जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आपका डेफिसिट है उसको कम करती है, क्योंकि इंपोर्ट्स तो हमने ऑब्वियसली करनी ही करनी है, वो तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा उसको है। डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स में हम माशाल्लाह हम बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन डाउनफॉल होते हैं हुँ, हुँ। मार्केट के भी। तो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंडस्ट्री ग्रूम करना शुरू हो चुकी है हमारी। हुँ। हम नहीं, जैसे आपने बात की है टेक्सटाइल की, तो इस हिसाब से अब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, मतलब जो कॉटन है उसकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, हम तो इस बेल्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस पे काम किया और रेट्स भी अच्छे दिए हैं जो फार्मर्स को दिए हैं। हाँ तो जी, इसकी मेन वजह यही है कि अब जब इनपुट्स आपको ईज़िली अवेलेबल होंगे अपने मुल्क में, ऐसे तो ही आउटपुट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही है। इंडस्ट्री बनाने का बेसिकली मकसद ही यही है कि यार आप इंडस्ट्री जो है, बाहर की कोई भी कंपनी आप इंडस्ट्री लगाती है ना, हुँ, हुँ। तो वो बेसिकली यहाँ पे असेंबलिंग की होती है सिर्फ, बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ बिल्कुल, असेंबल होती हैं चीज़ें। बिल्कुल, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों की देख लें, या उसके बाद बिल्कुल, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, बिल्कुल। तो ये जो इंडस्ट्री है फैब्रिक्स की इंडस्ट्री जो है, ये तो हमारी
मेड इन पाकिस्तान है, जिस तरह आप बिल्कुल कहें कि बिल्कुल। हमारी जो कॉटन है वो यहीं पे होती है। हमारी कॉटन प्रोडक्शन कम हो गई थी, गवर्नमेंट ने उसको फिर जो है ना वो सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया लोगों को कि यार बीज दिए उनको कि आप सीड्स कर दे के कि यार आप अच्छी मतलब वो आप सीड लगाएंगे तो आप अच्छी एक फसल होगी। बिल्कुल वो आपकी जब आपके जो आप कह लें इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल। जिस तरह वो चीज़ें असम्बल मतलब हम करते हैं, वो पार्ट्स बाहर से आते हैं, तो ये बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे अपने मुल्क के हैं। ये इंग्रेडिएंट्स अपने होंगे, कॉटन हमारी अपनी होगी, उससे हमारी बिल्कुल फैब्रिक्स जो है वो हम एक दौर था कि हम दुनिया की मतलब चंद बड़ी उसमें शामिल थे ममालिक में जो फैब्रिक्स की एक्सपोर्ट किया करते थे। हम फिर उस तरफ जा रहे हैं। हमारा बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है वो भी यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो ग्रूम किया जाए। उसमें ये होता है कि एक फैक्ट्री होती है, एक फैक्ट्री के में कम से कम 500-600 बंदा जॉब कर बिल्कुल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा तो अब बिल्कुल। हमारा जो है प्रोजेक्ट कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा, हमारा प्लान है इंशाल्लाह वहाँ पे 5 लाख लोग काम जो है वो जॉब करेंगे, जैसे हम्म। वो जो है वर्किंग कंडीशन में तो आती है। कितना मतलब 5 लाख लोग जहाँ पे काम करेंगे, कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन पे रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसे ही कितना है, ज़्यादा वो ऐसे ही है। टैक्स पे करेंगे, उनका टैक्स डिडक्ट होगा, वो मतलब काफ़ी ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें लोगों का तो फ़ायदा है ही है, जो बिल्कुल वहाँ के लोकेलिटी होती है, वहाँ के लोकल लोगों का तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा एक मुल्क का फ़ायदा है। बिल्कुल मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी आपके मुल्क के अंदर आपके डॉलर रहेंगे, जो चीज़ों में हम मतलब दूसरी हम इंपोर्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉलर्स की वैसे ही कमी होती है, तो ये एक्सपोर्ट से ही हम डॉलर्स बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा तो हम हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल तो इसी ये हमारा विजन भी हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको यही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको फैसिलिटेट करके बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको जो है वो अर्ज करें, उनको हम करें कि यार आप इंडस्ट्री लगाएं हमारे मुल्क में, इधर आएँ। हम लोगों का भी फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का भी है, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात तो पूछनी तो नहीं चाहिए कि जॉब आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पे भी मिलती होगी, अलाउंस मिलते होंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी पे बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इस टाइम हमारे असाज़ मोहतरम कितनी पे ले रहे हैं? वो एक मशहूर बात है कि औरतों से उनकी एज और बंदे से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, मतलब लेकिन फिर जैसे भी मैं एक थोड़ा हमारे सा आइडिया दे देता हूँ। मतलब वो 6 फिगर्स में हैं हमारे असाज़ मोहतरम, या 7 फिगर्स में जा रहे हैं, या डॉलर्स में जा रहे हैं? वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने हमें फैसिलिटेशन इस तरह की हुई है कि उनकी रेजिडेंस उन्होंने खुद दी हुई है, रिहाइश वहाँ पे है, उसके अलावा हम्म। गाड़ी भी उन्होंने दी हुई है। मतलब वो जो मेरी पिक एंड ड्रॉप के लिए है, उसके अलावा साइट विजिट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए वो गाड़ी प्रोवाइड की हुई है विद फ्यूल। अच्छा उसके माशाल्लाह। अलावा जो मेरी रेजिडेंस है वो फुली फैसिलिटेटेड है, मतलब उसमें अच्छा। कुक वगैरह उसमें ये सारा कुछ फैसिलिटेशन है। तो बाकी जो पे है अब तो वो ये मैं ये बता देता हूँ कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म, तो उसका तकरीबन कोई अब आप कह लें 8 गुना होगा, 8-9 गुना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी पे है माशाल्लाह। तो सर ये इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं तो खुद पे प्राउड फील होता होगा कि कहाँ सर सईद साहब होते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुँच गए हैं। कभी कभी बैठ के सोचते तो होंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मैं अपनी नेचर के हिसाब से मैं एक डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। बिल्कुल मैं कभी इस चीज़ पे प्राउड फील नहीं किया, इन अ वे प्राउड फील नहीं किया कि वो जिस तरह होता है ना कि एक बंदे को गुरूर होता है कि मैंने ये किया, लेकिन खुद पे प्राउड है प्राउड है कि मेहनत कि की है यार मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। है तो आज मेहनत का सिला मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। इसमें सबकी दुआएं होती हैं, स्टूडेंट्स की दुआएं भी होती हैं, इसमें असातिज़ा की दुआएं भी होती हैं, वालिदैन की, भाइयों की, बिल्कुल रिश्तेदारों की, बिल्कुल दोस्तों की, ऐसा सबकी दुआएं होती बिल्कुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सेटअप है। बिल्कुल बिल्कुल आजकल जिस तरह हालात हैं तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मतलब अच्छे अच्छे लोग हमसे ज़्यादा मतलब जो बोल चाल में चाल ढाल में मतलब वो बेचारे रुल रहे हैं, उनको जॉब नहीं ऐसे मिल ही रही और वो बेचारे परेशान हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अल्लाह ताला की देन होती है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कौन सी आपकी क्या सिलेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे स्कूल लेवल्स पे एक कमी है, आज भी कमी है, मुझे वो चीज़ आज भी मुझे वो कि मतलब मैं फील गाइडलाइन करता देने वाला हूँ कोई कि नहीं यार होता। कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है। बिल्कुल मैट्रिक लेवल पे कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक लेवल से आप जब एफएससी में जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन वहाँ से स्टार्ट होती है कि यार मैंने मेडिकल करनी है, या हम हमारी सोच ये होती है कि हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल मेडिकल एमबीबीएस करनी करनी है। है। उसके अलावा इतनी बेतहाशा फील्ड है आजकल, आईटी की फील्ड इतनी इन है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अगर कोई बंदा आईटी करके आया है तो वो ज़रूरी नहीं है उसको जॉब की, वो बहुत सारी चीज़ें आप भी मतलब आपने भी इस चीज़ को भी जो है परस्यू बिल्कुल। किया हुआ है। तो ये चीज़ें
इंसान की, मतलब मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल, उसका हार्ड वर्क है, बिल्कुल, उसकी जो डिटर्मिनेसी है कि बिल्कुल, आप डिटर्मिन्ड हैं कि आप कोई आपने काम करना है तो हुँ, आपने वो करके रहना है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट है। ये बिल्कुल, नहीं है कि आज आप मतलब आज आपने 10 घंटे काम किया, कल आप 2 घंटे कर 2 दिए, नहीं, घंटे भी आप कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, हुँ, तो वो आप कंसिस्टेंट देख रहे हैं, आपकी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कि बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल, हार्ड वर्क किया है तो वो लाज़मी आपको पे करेगा। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ये मेरा ईमान भी है और ये मैं चीज़ मैं देख भी रहा हूँ आज को बिल्कुल, खुद, मतलब मैं ये बिल्कुल, एग्जामिन भी कर रहा हूँ खुद। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मतलब कभी कोई किसी से प्यार हुआ हो, किसी पहली नज़र में दीदार-ए-यार हो जाए, कभी इस टाइप का कोई हुआ है? मतलब हम एज़ स्टूडेंट भी हैं, हम तो पूछ सकते हैं ना असातिज़ा मोहतरम से, कभी किसी से प्यार हुआ हो, दीदार-ए-यार हुआ हो? यार ये वैसे शादी के बाद ये बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने मुझसे पूछ ली है। तो होता है यार हर एक की लाइफ में, हर एक की लाइफ हर में एक, होता जरूरी है। नहीं है कि वो लव टू साइडेड हो। वो असल में ये डिपेंड करता है कि आपको जब बचपना एक होता है तो वो कोई भी बिल्कुल, आपको पसंद आ जाता है, वो प्यार नहीं होता। बिल्कुल, मैं वैसे लव आफ्टर मैरिज पे बिलीव करता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल, असल प्यार वही होता है जो आपके निकाह में होता है। बिल्कुल, निकाह से पहले कोई प्यार नहीं होता, सब ये ऐसे बहाने हैं, फजूल ऐसे बिल्कुल। बस टाइम पास है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये आप अब फर्दर क्या प्लान है? फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है या जॉब करनी है? क्या तो अभी फर्दर का कोई जॉब प्लान? में कर रहा हूँ साथ, मैं साथ अपनी जो एमएससी है वो भी कर रहा हूँ, अच्छा, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में अपनी एमएससी कर रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह अक्टूबर में एंड हो जाएगी। लाहौर ठीक। में बेसिकली जॉब मेरा करने का मकसद ही यही है, हमारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं। हुँ। तो वहाँ पे रहने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं लाहौर से अपनी जो है स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँ। तो अभी फर्दर एमएससी के बाद एमफिल करेंगे या पीएचडी का? बेसिकली हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है, हमारी बीएससी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो 16 इयर्स एजुकेशन है। तो हमारी एमएससी एमफिल इक्वल होती हैं। तो बिल्कुल, बेसिकली ये एमएससी स्लैश एमफिल सिविल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। तो उसके बाद पीएचडी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पीएचडी एज सच मेरी फील्ड में मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। हुँ। तो मैं इसलिए वो एक एमएससी भी मैं एक डिस्टिंक्शन के लिए कर रहा हूँ, वरना मेरी जॉब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हुँ। एमएससी बस मेरा ये एक है, यकीन है, ईमान भी है कि आपको स्टडीज़ करनी चाहिए, रहनी चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है कि एमएससी मैं किसी एक और उसमें कर लूँ, अभी मैं हुँ। मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हूँ, कल हुँ। को मैं किसी और में कर लूँ। हुँ। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू ही रखूँ। तो सर, हमारे ये जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, आपको भी ज़ाहिर-सी बात है देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि आप कंटिन्यू करें, मेहनत जारी रखें? इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? थोड़ा-सा मैं आपके तवज्जुह से जितने भी लोग देखने वाले हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो बिल्कुल, आपका कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने ये सोच लिया ना ये मैं कर सकता हूँ, तो हुँ। मैं करके रहूँगा। ये बिल्कुल, हो जाएगा, अल्लाह भी आपके फिर उसमें मदद करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पहले भी 2-3 लफ्ज़ यूज़ किए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और हुँ, आपकी डिटर्मिनेसी जो है कि आप कितना डिटरमिन्ड हैं कोई बिल्कुल, भी काम करने के लिए। तो उसमें एक और लफ्ज़ मैंने अभी ऐड किया है, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ तो ये बिलीव। 4 चीज़ें हैं, आप शुरू लेवल से, मतलब 7वीं 8वीं तक तो बंदे को ये चीज़ें समझ नहीं होती हैं। बिल्कुल, उसके बाद से अगर आप यही चीज़ अपने ज़हन में रख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आप जो है वो पीछे रह जाएँ फेल किसी हों, भी आप वो कभी भी फेल नहीं होंगे। हुँ। उसकी वजह है कि ये चीज़ें जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये बेसिकली अल्लाह के अल्फाज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपकी मेहनत को मैं कभी रहेगा, आपकी रहेगा नहीं मेहनत को जाएगा। कभी भी मैं आपकी ज़ाया नहीं करूँगा। हाँ, हुँ। उसकी शर्त है आप मेहनत करें। हुँ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा हमारा माइंडफुल रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।